राधे, जय श्री कृष्ण। वैदिक ज्योतिष विज्ञान की पाठशाला में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ ज्योतिषाचार्य जया सिंह। आज मैं डूम्सडे क्लॉक पर चर्चा करूंगी। आगे बढ़ते हुए उसमें द्वितीय विश्व युद्ध पर और डूम्सडे पर चर्चा करूंगी और डूम्सडे क्लॉक कैसे बना इस पे हिस्टोरिकल बैकग्राउंड पर चर्चा करूंगी और उसका साथ ही साथ ज्योतिषीय आकलन भी करती जाऊंगी। तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। तो द्वितीय विश्व युद्ध का प्रारंभ उसकी बीज प्रथम विश्व युद्ध की संधि वर्साई नामक संधि में डाल दी गई थी। जर्मनी को इतनी ज्यादा शर्मनाक संधि का सामना करना पड़ा था, उसे आर्थिक रूप से और सामाजिक तौर पर उसे बहुत ज्यादा असम्मानजनक स्थिति का सामना करना पड़ा, जिससे वहां की जनता में आक्रोश था, विद्रोह था और दुख था, पीड़ा थी, जो एक मुश्किल से प्रथम विश्व युद्ध से द्वितीय विश्व युद्ध के 20 साल में ही ये रिएक्शन मोड में दिखाई देने लगा। 1922 में इटली में तानाशाह मुसोलिनी आ गए और 1933 में हिटलर ने अपने आप को तानाशाह घोषित कर दिया गया। जर्मन लोगों में एक खासियत थी कि वो शुरू से ही अपने आप को बड़ा श्रेष्ठ समझते थे और अपने आप को बहुत ऊंचा समझते थे। और जब उन्होंने अपने चारों ओर, तब जब ये संधि हुई तो उसके बाद जब इन्होंने अपने आसपास देखा तो यहूदियों को देखा कि बड़े आर्थिक रूप से संपन्न है और बहुत अच्छे से अपना काम करे और उनकी जीवन शैली बड़ी अच्छी है, तो उनके प्रति इनके मन में बड़ा विद्रोह हो गया और जिसकी वजह से होलोकॉस्ट यानी कि यहूदियों का संहार और यहूदियों का खात्मा जैसी चीजें शुरू हो गई। जर्मन जहां पे भी यहूदियों को देखते थे उन्हें मार देते थे, हत्या कर देते थे। अत्याचार की लिमिट ये हो गई कि उन्हें सामूहिक तौर पर इकट्ठा करके उन्हें गैस चैम्बर में डाल दिया जाता था और उन्हें मार दिया जाता था। तो ऐसी दुखद और भयानक त्रासदी शुरू हो गई जर्मनी में। साथ ही साथ जर्मनी ने वर्साई नामक संधि को तोड़ते हुए चेकोस्लोवाकिया पर 1931 में अटैक कर दिया और उसको कब्जे में कर लिया, जिसका किसी ने विरोध नहीं किया और देशों ने, जिसकी वजह से उसका मनोबल बढ़ गया। जैसे कि क्रीमिया पर रूस ने अटैक किया और उसको अपने कब्जे में ले लिया, तो किसी ने उसका विरोध नहीं किया। जिसके बाद यूक्रेन और रशिया का युद्ध आप लोग देख रहे हैं। तो क्या हुआ कि फिर उन्होंने पोलैंड पर जर्मनी ने अटैक कर दिया और पोलैंड पर अटैक करने से 1939 में जब पोलैंड पर अटैक हुआ 1 सितंबर 1945 में, और फ्रांस ने पोलैंड का सपोर्ट कर दिया और यहीं से विश्व युद्ध की नींव हो जाती है। तो 1939 का अगर मैं चैत्र प्रतिपदा देखूं और ग्रहण का चार्ट देखूं तो एकदम क्लियरली दिखाई देता है कि युद्ध की संभावना दुनिया में दिखाई दे रही है। और उसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं और अभी तक देखा जाए तो बाकी देश इस युद्ध में शामिल नहीं हुए थे, जिसमें एक्सेस जो देश थे यानी कि ध्रुवीय राष्ट्र जो थे उसमें जर्मनी, जापान और इटली था, और जो एलाइज कंट्रीज थी यानी कि मित्र राष्ट्र उसमें ग्रेट ब्रिटेन, फ्रांस, यूएसएसआर और अमेरिका। अब यहाँ देखें तो जर्मनी ने जब अटैक किया और उसको विजय हासिल हुई तो जर्मनी का मनोबल बढ़ता चला गया और वो अटैक पे अटैक करते चले गए और ब्रिटेन और फ्रांस की बहुत सारी कॉलोनियों पर अपना कब्जा कर लिया और निर्विवाद उनका विजय रथ चलता रहा। तो उन्होंने ऐसे में फिर अपना तोप उठाया और यूएसएसआर की तरफ मोड़ दिया और यूएसएसआर को भारी क्षति का सामना करना पड़ा। जिसके बाद 1940 में रूस भी यानी यूएसएसआर इस युद्ध में शामिल हो गया और उसकी भी युद्ध होने लगी जर्मनी के साथ। अब इसके बाद ये युद्ध हो ही रहा था और जापान का चाइना के साथ और बाकी कंट्रीज के साथ उधर युद्ध हो रहा था और अभी भी अमेरिका इस युद्ध में शामिल नहीं हुआ था। फिर बिजनेस कर रहा था जैसे कि वो बिजनेस करता है शांति के दूत की तरह। तो अमेरिका के हवाई द्वीप पर्ल हार्बर पर जापान ने 7 दिसंबर 1941 को अटैक कर दिया और क्षति पहुंचाई, जिसके विरोध में, जिसके विद्रोह में इस युद्ध में अमेरिका भी शामिल हो गया। अब आपको चार्ट के थ्रू देख सकते हैं कि 1942 में जून में रोहिणी नक्षत्र में शनि गोचर कर रहा है और प्रवेश कर रहा है
और इस रोहिणी नक्षत्र में शनि के जाते हुए ये इस युद्ध का जो प्रवाह है, जो भयावह स्थिति है, वो एकदम से बदल जाती है और पूरे दुनिया में सिर्फ युद्ध युद्ध और युद्ध सुनाई देता है, दिखाई देता है और विध्वंसक स्थिति दिखाई देती है। जो कि हमने आपको पहले भी महाभारत में के पर्व से दिया हुआ जो था प्रथम विश्व युद्ध वाले एपिसोड में मैंने बताया था, कृष्ण भगवान की और कर्ण की वार्ता और महर्षि वेदव्यास की और धृतराष्ट्र की वार्ता की रोहिणी नक्षत्र का जो शनि होता है वो कितना घातक होता है, और यहाँ पर वो स्थिति उत्पन्न हो गई। इसके बाद युद्ध शुरू हो गया है और यहाँ से फिर जर्मनी हारना शुरू करता है। जो युद्ध कर रहा है वो हारना शुरू कर देता है और उसके बहुत सारे उसके क्षेत्र निकलते चले गए। उसके बाद वो सशर्त 1945 के आते आते सशर्त उसने समर्पण कर दिया। अब इधर लेकिन अप्रैल 1945 में अमेरिका के जो उस टाइम के प्रेसिडेंट थे डी रूजवेल्ट, उनकी डेथ हो जाती है और कार्यवाहक प्रेसिडेंट बनाए जाते हैं मिस्टर ट्रूमैन। और यहाँ पर 1945 में 6 अगस्त 1945 को जापान के हिरोशिमा पर परमाणु बम डाल दिया जाता है और यही नहीं 9 अगस्त 1945 को दूसरा परमाणु बम नागासाकी में डाल दिया जाता है। भयावह स्थिति इतनी थी कि 30 किलोमीटर के अराउंड में जिस जगह डाला गया था बम, काली बारिश होती रही थी और वो जो पार्टिकल्स थे एटम बम के वो गिर रहे थे। तत्काल जो भी लोग वहां आए थे वो सारे के सारे मारे गए थे और इतनी भीषण स्थिति, इतनी भयानक स्थिति, पूरा विश्व देख के शॉक था, स्तंभ में था कि ये क्या हो गया। न केवल एक्सिस राष्ट्र की एलाइज जो मित्र राष्ट्र थे वो भी दुख और पीड़ा में डूब गए कि ये क्या हुआ है, ये क्या है। और वो दिन कयामत का दिन था, प्रलय का दिन था। उसके बाद सशर्त जापान ने समर्पण कर दिया। आप 1945 का चार्ट दे सकते हैं जब 6 अगस्त 1945 को डाला गया, और उससे पहले ग्रहण का चार्ट है वो भी आप देख सकते हैं। बड़ा क्लियरली यहाँ पे ग्रहण के चार्ट से दिख रहा है कि सूर्य और चंद्रमा ग्रहण में है और उसमें शनि का प्रवेश बहुत ही घातक स्थिति को प्रदान कर रहा है जापान के लिए। अब यहाँ पर मैं दूसरे तरफ चाहती हूँ, अमेरिका में जब मिस्टर ओपेनहाइमर ने न्यूक्लियर बॉम्ब बनाया तो वो और उनकी टीम ने, और बल्कि उस समय आइंस्टाइन भी थे, तो उन लोगों ने मिल करके अमेरिका के मंत्रालय में 70 पेज का लेटर लिखा और इस न्यूक्लियर बॉम्ब के बारे में डिटेल जानकारी दी कि ये मानव सभ्यता के लिए बहुत अधिक खतरनाक है, बहुत ही अधिक भयानक स्थिति का है और इसका इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए। क्योंकि इसके बचाव के लिए अभी तक हमने कोई भी चीज़ नहीं खोजी है और मंत्रालय ने इस पर कोई भी टिप्पणी नहीं दी और जापान से बदला लेते हुए वहां पर अटैक किया। उसके बाद जो एटॉमिक साइंटिस्ट थे इन सभी ने मिलकर, जिसमें से 13 लोगों को नोबेल प्राइज मिली हुई थी, शिकागो के साइंटिस्ट जो कि एटम से रिलेटेड रिसर्च कर रहे थे, उन सब ने मिलकर, जिसमें आइंस्टीन भी थे और जे रॉबर्ट ओपेनहाइमर थे, इन सब ने मिलकर के डूम्सडे क्लॉक का बनाया कि कम से कम हमें पता चले कि हम दुनिया में कितनी दूर हैं प्रलय से। और जब ये घड़ी बनाई गई तो 1947 में बनाई गई मैनहट्टन में, और ये हर साल जनवरी में 23 जनवरी को बताया जाता है कि हम कितनी दूर हैं डूम्सडे से, प्रलय से कि हम कितनी दूर हैं। और यह एक तरह से सांकेतिक भाषा है या संकेत दिए जाते हैं वैज्ञानिकों के द्वारा कि हम कितने करीब जा रहे हैं प्रलय से। और जो ये द्वितीय विश्व युद्ध था,
साइंटिस्ट जितने भी वैज्ञानिक थे इन्होंने ये भी संदेह जाहिर किया कि द्वितीय विश्व युद्ध में ही तृतीय विश्व युद्ध के बीज पड़ गए हैं। अब इसके बाद जो हथियारों की होड़ लग जाएगी और उसके परिणाम बहुत अधिक भयानक और सोच से परे होने वाले हैं। जिस भय और डर से इस डूम्सडे क्लॉक का निर्माण हुआ है और पहले से आगाह करने के लिए निर्माण हुआ है। अब यहाँ पर हम देखेंगे कि डूम्सडे क्लॉक 1947 में जब बनाई गई तो 7 मिनट दूर थी डूम्सडे से। मिडनाइट का पॉइंट होता है 12 बजे का, उससे 7 मिनट दूर थी डूम्सडे क्लॉक। और उसके बाद 1949 में यूएसएसआर ने न्यूक्लियर बॉम्ब का सफल परीक्षण किया। उसके बाद ये करीब आ गई और डूम्सडे के। उसके बाद 1953 में अमेरिका ने फिर से हाइड्रोजन बॉम्ब का परीक्षण किया और सफल परीक्षण किया। इसके बाद डूम्सडे क्लॉक और करीब आ गई। फिर 64 में भी बहुत करीब आई। उसके बाद 1991 में जब शीत युद्ध खत्म हो गया, यूएसएसआर टूट गया और रूस बन गया, उसके बाद सबसे दूर चली गई, 17 मिनट दूर चली गई डूम्सडे क्लॉक से। मिडनाइट पॉइंट से 17 मिनट दूर हो गए हम। उसके बाद 1998 में, ऐसा तो डेली का बहुत सारा है लेकिन मैंने मेन मेजर लिए हैं। और 1998 में जब भारत ने और पाकिस्तान ने न्यूक्लियर बॉम्ब का सफल परीक्षण किया, उस समय प्लैनेटरी पोजीशन ये है, देख सकते हैं आप कुंडली में। तब डूम्सडे क्लॉक फिर से 9 मिनट की दूरी पर आ गई। और बाकी सारे को मैं छोड़ते हुए 2017 पे आती हूँ, जब नॉर्थ अमेरिका के तानाशाह किम जॉन उन और अमेरिका के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप थे और उनकी जो अतिशयोक्तिपूर्ण और वाणी, जहां पर असंयमित वाणी, जहां पर एटम बॉम्ब से रिलेटेड बात हो रही थी, डूम्सडे क्लॉक और करीब आ गई। और ये करीब आ गई करीब 2 मिनट 30 सेकंड की दूरी पर आ गई। उसके बाद 2020 में डूम्सडे क्लॉक और करीब आई और 100 मिनट की दूरी पर आ गए, जबकि प्रतिद्वंदिता आपस में परमाणु बम और वेपन्स को लेकर शुरू हो गई और कोविड-19 का भी पीरियड आ गया। संसार में भय का वातावरण हो गया। फिर आ जाते हैं हम अभी की सिचुएशन पे। अभी की कंडीशन ये हुई कि जनवरी 2024 में 2023 का आकलन किया गया और वैज्ञानिकों ने शिकागो के एटॉमिक रिसर्च जो करते हैं उन्होंने निकाला और 90 सेकेंड की दूरी पर है। तो ऐसे देखा जाए तो बड़ी भय की बात नहीं है। 90 सेकेंड मतलब 1 मिनट 30 सेकेंड की दूरी पर है। पर इस समय अमेरिका और रूस में वेपन्स की होड़ लग गई है। उनके पास न्यूक्लियर बॉम्ब के 90% वेपन उन्हीं के पास हैं। उसके बाद भी बाकी राष्ट्र के साथ साथ ये भी लगातार कंटिन्यूअस न्यूक्लियर वेपन बनाने के प्रयास कर रहे हैं। साथ ही साथ बायोलॉजिकल वेपन भी बनाए जा रहे हैं और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के कारण, और साथ ही साथ जैसे कि रूस ने बेलारूस पर अपने एटॉमिक वेपन्स रख दिए हैं, लगा दिए हैं कि कभी भी हम इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। और चाइना भी न्यूक्लियर वेपन के लिए नॉर्थ कोरिया को इस्तेमाल कर रहा है। ऐसी स्थिति में और क्लाइमेट वो चेंज हो रहा है पूरी तरीके से ग्लोबल वार्मिंग की वजह से, जिस सब को मिला करके हम प्रलय के 1.5 मिनट दूरी पर आ गए हैं। तो आज के लिए इतना ही। आगे हम
अभी की सिचुएशन में हम कहाँ खड़े हैं, और ज्योतिषीय पैरामीटर के द्वारा हम आपको दिखाएंगे कि हम कितने करीब हैं और क्या होने जा रहा है 2024 में, और उससे संबंधित क्या क्या भविष्यवाणी हो सकती है, क्या क्या चीज़ें घटित हो सकती हैं। तो आज के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्ण।